स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। तो देखिए, आज की ये जो वीडियो है इसमें अपने एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के साइंस का जो पेपर आता है इसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अपने जो प्रीवियस ईयर सेकंड ग्रेड के पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे अपने टॉपिक वाइज सॉल्यूशन उनके निकालेंगे। हर एक वीडियो में एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में, सेकंड ग्रेड चाहे स्कूल एजुकेशन वाला हो, चाहे संस्कृत एजुकेशन वाला और चाहे स्पेशल एजुकेशन, सभी से जो क्वेश्चन निकाल के लगभग हर एक टॉपिक में से 9-10 क्वेश्चन बनेंगे तो वो अपने करेंगे, जो कि आपके लिए ये लास्ट टाइम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि आपको कहा हुआ है निम्न में से कौन सी राशि व इकाई का सही संयोजन है, सभी अक्षर प्रचलित रूप में राशियों को दर्शाते हैं। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 हर एक के पास मैंने ये लिख रखा है कि कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको कहा हुआ है कि ये जो प्रतीक है ये आपको पता होने चाहिए, तो इसमें से कौन सी राशि यानी जो भौतिक राशि और उसकी इकाई, इकाई मतलब यूनिट का सही जो मैच है वो है। तो देखो, जी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, तो जी आपको पता गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी होती है यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर c इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, c मतलब धारिता होती है, तो धारिता की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कुछ लेना देना ही नहीं है। g इज इक्वल टू न्यूटन, तो g गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, लेकिन न्यूटन बल की विमा होती है या मात्रक होता है, तो ये भी गलत है। तो अब एक ऑप्शन बच गया, h इज इक्वल टू जूल इंटू सेकेंड, तो यही होता है। h जो होता है, h को अपने बोल देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, h क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। तो और इसकी जो वैल्यू होती है वो अपने लिख लेते हैं 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज p एंड q हैव डिफरेंट डायमेंशंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, यानी कि p और q आपको दो भौतिक राशियां दी हुई है p और q। अब आपको बोला हुआ है कि इसकी जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट है। डायमेंशंस डिफरेंट का मतलब क्या है कि दोनों के मात्रक क्या है, अलग अलग हैं। डायमेंशन देखो, एक तो होता है मात्रक और एक होती है विमा। ठीक है, मात्रक और विमा। मात्रक तो जैसे अपने लिखते हैं कि जैसे मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक होता है, विमा होती है इसको प्रतीक के रूप में लिखना है। हर एक जो अपने भौतिक राशि है उसको एक प्रतीक दिया हुआ है जो मूल भौतिक राशि है। ठीक है, तो इसको अपने अगर वैसे लिखे विमा में तो m0 L1 T-1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि दोनों की विमा डिफरेंट है, डिफरेंट डायमेंशंस। ये री एग्जाम का क्वेश्चन है और ये ओनली इंग्लिश में दिया हुआ था, तो तभी इंग्लिश में लिया हुआ है ये। तो डिफरेंट डायमेंशन मतलब दोनों के मात्रक अलग अलग हैं। तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा ऑपरेशन सही है, मतलब दोनों को जोड़ा जा सकता है, दोनों को घटाया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है, या एक में से भाग देकर घटाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है कि अगर मान लो दो भौतिक राशियों को आपको जोड़ना है तो दोनों सेम मात्रक होने चाहिए। किलोग्राम में आप किलोग्राम ही ऐड कर सकते हो और आएगा भी रिजल्ट में किलोग्राम ही। ठीक है, कि मान लो 2 किलोग्राम को आपने 3 किलोग्राम में जोड़ा तो 5 किलोग्राम आएगा। किलोग्राम में आप मीटर ऐड नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है, ये दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, तो अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है। किलोग्राम में मीटर जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। अगर घटाओगे तो घटा भी नहीं सकते, क्योंकि किलोग्राम में से किलोग्राम ही माइनस होगा, ना कि और कोई भौतिक राशि। फिर नेक्स्ट आता है बटा, तो बटा में अपने कर सकते हैं, ये बात सही बैठती है, क्योंकि अगर अपने यही वेग की बात करें तो वेग में क्या होता है, मीटर बटा में सेकंड होता है। ठीक है, तो मीटर अलग भौतिक राशि है, सेकंड अलग है। तो मीटर यानी लंबाई है, यानी दूरी, जिस जैसे इसमें लिखते हैं, और अपॉन में टाइम आ जाता है, एस अपॉन टी इसका सूत्र लिखते होते हैं अपने। तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसको होल्ड पर रखो। फिर नेक्स्ट है 1 माइनस पी अपॉन क्यू, 1 माइनस पी अपॉन क्यू। तो देखो 1 माइनस, एक में से कुछ घटाया जा रहा है तो ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट राशि आएगी। ठीक है, एक में से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो वो भी कोई संख्या आनी चाहिए। लेकिन आपको कहा है कि इन दोनों की जो मान लो ये भौतिक राशियां हैं ये अलग अलग है।
तो दो भौतिक राशियां अगर एक जैसी हो, मान लो 2 किलोग्राम को आप 5 किलोग्राम से भाग दोगे तो आप कहोगे कि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, 2/5 यानी 0.4 इसका आंसर आएगा। तो ये एक कांस्टेंट राशि आ जाएगी। तो बिल्कुल वैसा ही कांस्टेंट यहाँ आना चाहिए, लेकिन अपने तो कह रखा है कि पी और क्यू की भौतिक राशि है या डायमेंशन है वो अलग अलग है, तो इसका मतलब ये राशि कभी भी एक कांस्टेंट नहीं आ सकती। ठीक है, कांस्टेंट नहीं आएगी तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पी अपॉन क्यू। ये वाला ऑपरेशन यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि a इज इक्वल टू बी सी है, a इज इक्वल टू बी सी है, तो a की विमा L बटा एम है, C की विमा L बटा टी है, B की विमा निकालनी है आपको। यानी आपको ये रिलेशन दिया हुआ है, A की डायमेंशन L अपॉन एम है, C की डायमेंशन L अपॉन टी है, तो B की डायमेंशन निकालनी है। तो B की वैल्यू निकाल लो पहले यहाँ से, तो B इज इक्वल टू A अपॉन सी आ जाएगा। अब डायमेंशन पुट कर दो बस, बिल्कुल सिंपल सा। यानी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते आपके साइंस में, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं रखते हैं साइंस वालों के लिए फिजिक्स का। ठीक है, कई बार एक्सेप्शनल अगर मान लो उसने बैर ही निकालना हो आपसे तो फिर तो हो सकता है। तो देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू टी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। मतलब कि पहला जो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। फिर आपको दिया हुआ देखो कि आवेग के लिए विमीय सूत्र। तो अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो आवेग की पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आवेग या इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इम्पल्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं आई इज इक्वल टू, तो ये होता है एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू में क्या होता है, डेल्टा टी होता है एफ का जो फॉर्मूला, सॉरी आई का जो फॉर्मूला होता है। तो आवेग या इसको अपने डेल्टा पी भी लिख देते हैं भी, संवेग में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होती है, ये आवेग संवेग प्रमेय होती है। ठीक है, तो आवेग एफ इंटू डेल्टा टी या डेल्टा पी, पी बराबर एम वी होता है। या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, एक ही बात है। तो अपने ऊपर वाले से निकाल लेते हैं एफ इंटू डेल्टा टी से। तो बल की जो विमा होती है वो होती है m1L1T-2। ठीक है, और टी जो होता है ये होता है T1। तो आई जो आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो आ जाएगा आपके पास m1L1, और t देखो t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो t की पावर -1 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा सही वो हो जाएगा 4 नंबर आंसर यहाँ पर, m1L1T-1। यहाँ पर देखो 1 नहीं लगाया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये गलत है या इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। इसका मतलब यही होता है, अगर ऊपर नहीं विमा लगी हुई है तो इसका मतलब 1 नहीं होता है। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि देखो आपको एक समीकरण दी हुई है, f इज इक्वल टू ए टी की पावर -1 बी टी स्क्वेयर। एफ बल को दर्शाता है, टी समय को दर्शाता है, ए और बी की विमा निकालनी है आपको। तो f इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए टी की पावर -1 प्लस बी टी स्क्वेयर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर मान लो आपको एक भौतिक राशि 5 किलोग्राम दी हुई है, इसको आप 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भौतिक राशि है उसको अपने सेम भौतिक राशियों में तोड़ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बल को भी 2 अलग अलग भौतिक राशियों में तोड़ के लिखा हुआ है, लेकिन इनकी जो विमा है या मात्रक है वो बिल्कुल बल के समान ही होगा। मतलब इसका भी न्यूटन होगा, इसका भी न्यूटन होगा। तो अपने मान सकते हैं कि यूनिट, जो यूनिट्स है वो सेम होंगी। यहाँ पर यूनिट्स क्या होंगी, बिल्कुल यूनिट ऑफ ए टी की पावर -1 होगी। और ए की यूनिट अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो एफ अपॉन टी की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर एफ की जो होती है वो होती है m1L1T-2 होती है, और अपॉन में टी की पावर -1 आई जाएगी। तो ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, m1L1, और t यहाँ पर समय है तो t की पावर 1 हो जाएगी। तो ऊपर t की पावर -2 है, नीचे से जब ये वाली ऊपर जाएगी -1 तो ऊपर +1 हो जाएगी, तो t की पावर -1 बचेगी। a की तो आपके पास डायमेंशन ही आ गई। अब b की भी b टी स्क्वेयर है, वो भी f के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वेयर सॉरी b की आपको निकालनी है, b इज इक्वल टू
एफ अपॉन टी स्क्वेयर। देखो ये यूनिट इक्वल है, ना कि ये क्वांटिटी इक्वल है। आपको याद रखना है कि एफ की यूनिट और बी टी स्क्वेयर की यूनिट इक्वल है, तभी ये इक्वल लिखा है, मतलब यूनिट्स को इक्वल लिखा है। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m1 L1 t माइनस 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा t की पावर 2। ठीक है, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा आपके पास m1 L1 t की पावर -4। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब आप देखो t की पावर -4 वाला तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, वो है 3 नंबर ऑप्शन। तो मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर। तो m1 L1 t-1 ये वाला था। आप देखो यहाँ पर 1 नहीं लगाया हुआ, तो आपको मानना है कि यहाँ पर 1 लगा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी गोले के मापन में 2% की त्रुटि है, तो त्रिज्या के मापन में सॉरी, तो इसके आयतन के मापन में आपको त्रुटि निकालनी है, कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो जब भी त्रुटि निकालनी है, आपको पता है गोले का जो आयतन होता है त्रिज्या के रूप में 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। वैसे तो जो इसका सही फॉर्मूला होगा त्रिज्या में गोले के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होगा, वो इसकी त्रिज्या के डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 ऐसे होगा। और यहाँ पर इसकी पावर है वो पहले आ जाती होती है n। तो आपको कुछ नहीं करना। अब आपको प्रतिशत में वैल्यू दी हुई है, त्रिज्या के मापन में प्रतिशत की वैल्यू दी हुई है, n यहाँ पर घात होती है जो ये वाली होती है। तो आपको क्या करना है 3 और इनटू में क्या कर देना है 2। 2% त्रुटि है और 3 इसकी घात है, तो मतलब 6% यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब आपका थर्ड नंबर आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर मान लो आपको कह देता कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि निकालो, अगर क्षेत्रफल में आ जाती तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 4πr² होता है, तो अब घात आ गई 2, तो 2 × 2 आप यहाँ पर क्या कर देते 4% त्रुटि आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, 4% त्रुटि। तो ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि आपको एक आयताकार प्लेट की लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है और आपको इसकी चौड़ाई दी हुई है। तो इसके क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम त्रुटि आपको निकालनी है। तो आपको पता है जो क्षेत्रफल होता है वो किसके इक्वल होता है, प्लेट का मान लो आयताकार दिया हुआ है तो लंबाई इंटू चौड़ाई के इक्वल होता है। ठीक है, और जब गुणा में आपको क्या करना हो, त्रुटि निकालनी हो, तो गुणा का फॉर्मूला त्रुटि का ये होता है डेल्टा a/a। और प्रतिशत में पूछा हुआ है तो इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 और प्लस में क्या आ जाएगा डेल्टा B/B/100 इंटू में 100। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आपको देखो क्या करना है यहाँ पर कि डेल्टा L/L डेल्टा a/a ये तो आपको निकालनी है पूरी वैल्यू, प्रतिशत में त्रुटि निकालनी है क्षेत्रफल में, तो ये प्रतिशत त्रुटि होती है, पूरा प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला। अब डेल्टा L होता है, L में त्रुटि 0.04, आपको यहाँ पर 0.04 लिखना है और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पर आपके पास क्या आएगा डेल्टा B/B, तो यहाँ पर 0.02 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो जब आप इसको देखो 100 को 0.04 से गुणा करोगे 4 आएगा और अपॉन में 4 है ही, और यहाँ पर 0.02 को 100 से गुणा करोगे तो ये पूरा 2 आ जाएगा और 2 को 2 से कैंसिल, तो 1 + 1 मतलब 2% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2% आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो आपका आंसर नंबर थर्ड है ये आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन और कोई फॉर्मूले में आ जाए, मान लो वर्ग वाले में आ गया कि वर्ग की भुजा दी हुई है, क्षेत्रफल में पूछ लिया, तो वर्ग में तो आपको पता है भुजा स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो स्क्वायर जो पावर होती है, जैसे भुजा स्क्वायर a² है, तो जो इसकी त्रुटि आ जाएगी वो स्क्वायर तो पहले आ जाएगी डेल्टा a/a और इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो √LC की विमा आपको निकालनी है। तो ये विमा जो आपको अगर निकालनी हो तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर उसमें आता है, उसमें आपने देखा होगा अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC, ये होता है। ठीक है, अब आपको √LC की विमा निकालनी है।
तो रूट एल सी को इधर ले आओ एफ की जगह पर और एफ को एल सी की जगह पर ले जाओ। तो रूट एल सी इज इक्वल टू आपके पास 1/2 पाई एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ आ जाएगा। तो अब देखो एफ की जो विमा होती है, देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी विमा नहीं होती है, लेकिन एफ की जो विमा होती है वो टाइम के, आपको पता है एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। तो इसको 1/t लिख लो। तो 1/t लिखोगे, टी ऊपर जाएगा, मतलब कि टी के बराबर ही आएगी जो समय की विमा। तो समय की विमा वाला ऑप्शन देख लो, बाकी सारे जीरो होने चाहिए, ओनली समय होना चाहिए। तो ये 4 नंबर ऑप्शन देखो आप, M0 L0 T1। तो आप यहाँ एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट याद हो गया। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ जाए तो रूट एल सी की जो बीमा होगी वो किसकी इक्वल होगी, समय की बीमा के बराबर होगी, आप कह सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको कहा हुआ है कि एक भौतिक राशि की विमाएं आपको MALBTC है। तो भौतिक राशि कौन सी होगी, मतलब आपको ए बी सी की यहाँ पर विमाएं रख के देखनी है, तो भौतिक राशि पता करनी है भी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बल वाले में लिखूं पहले, तो ये हो जाएगा M0 L-1 T-2। लेकिन ये बल की विमा नहीं होती है, क्योंकि बल की विमा होती है M1 L1 T-2, तो ये नहीं है। फिर आता है दाब। तो दाब की देखो M1 L-1 T-2। ठीक है, ये हो सकती है, अपने देखते हैं, इसको चेक करेंगे। पहले आगे वाले ऑप्शन देखो आप। वेग में आपको कहा हुआ है m की पावर 1। तो वेग में तो द्रव्यमान आता ही नहीं है, वेग का तो द्रव्यमान से लेना देना ही नहीं है। आगे आपको L0 T-1 दिया हुआ है, तो वेग वाली बीमा भी नहीं है। और इसमें भी देखो आपको a की वैल्यू 1 दी हुई है, तो लेकिन त्वरण में भी द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं होता। त्वरण तो होता है वेग बटा समय या वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। अब आपको पता है दाब जो होता है P इज इक्वल टू F/A होता है। ठीक है, F/A। तो अगर बल की भी यहाँ पर विमा लिखूँ मैं, तो वो हो जाएगी M1 L1 T-2। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा। तो अगर L2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये M-1 हो जाएगा। तो वही आ रहा है M1 L-1 T-2। तो बिल्कुल, यानी कि आप देखो ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली मतलब 1 मिनट से कम टाइम में भी हो सकते हैं अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन वाले में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा नया बना हुआ था। अब इसमें अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चनों की बात करूं तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में आ जाता है, जो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। अब इससे पीछे ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। तो इसके लिए आपको सूत्र पता होने चाहिए। अगर मान लो जैसे स्क्वायर का बताया था, वैसे ही अगर आपको बेलन का आ जाए, शंकु का आ जाए, तो उनके आयतन पता होने चाहिए आपको। अब नेक्स्ट देखो ये वाला, ये ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये आपको सिंपल तरीका बता दिया। और डायरेक्ट विमीय सूत्र भी आया हुआ है, भी डायरेक्ट निकालो क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे की क्लास फिर ही कंटिन्यू करेंगे अगर आपको पसंद आई हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।